फ्रेंड, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बिहार बोर्ड हिंदी व्याकरण से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको संज्ञा से प्रश्न रहेंगे, सर्वनाम से रहेंगे और वचन से रहेंगे। यानी तीनों जो आपका टॉपिक है, तीनों टॉपिक से आपका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाले हैं। ये आपका तीनों चैप्टर आपका जो है क्लियर करा देंगे। आपका ये संज्ञा, सर्वनाम और वचन देखिए हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में आपको 100% आप बना सके जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसको। तो चलिए हम उसका VBI जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देखना स्टार्ट करते हैं, जो परीक्षा में 100% लड़ने वाला हैगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम संज्ञा से देखेंगे। संज्ञा से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो सभी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद सर्वनाम से देखेंगे और उसके बाद वचन से देखेंगे। अगर आप क्लास 10th में या फिर 12th में, दोनों में है, किसी भी क्लास में है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्लास के लिए 10th और 12th, आप 11th किसी भी क्लास में है तब देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो सभी में समान ही होता है। तो चलिए पहले हम संज्ञा से देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट, एक बार लाइक कर लीजिए, एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका संज्ञा से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, बता दीजिए। दक्षिण शब्द की कौन सी संज्ञा है, एक बार कमेंट में बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दक्षिण शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दक्षिण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। और चलिए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न जो है ये कि पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। ये पुस्तक शब्द जो आप देख रहे हैं यह कौन सी संज्ञा है। ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक की भाववाचक। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है, तो पुस्तक है कौन सी संज्ञा, ये पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक करने से बहुत सारे पुस्तक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न 3 नंबर में है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है। ए में है व्यक्तिवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में भाववाचक और डी में है समूहवाचक। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है एक बार बताएंगे। तो कुर्सी शब्द जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी एक नहीं होता है, कुर्सी बहुत सारे होते हैं, इसलिए बी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है 4 नंबर के अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ए में है कि 4, बी में है 5, सी में 6 और डी में है 7। अर्थ के विचार से संज्ञा के जो होते हुए कितने प्रकार होते हैं, वे 5 ही होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए अगला प्रश्न जो है वो 5 नंबर में है। देखिए आपका ये प्रश्न है, इसको हम चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। और आपको देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। एक में है जवान, बी में बालक, सी में सुंदर और डी में कि मनुष्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका सुंदर शब्द हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी सी वाला आंसर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका जो मानवता है ये आपका भाववाचक संज्ञा ही है। सहायता ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। जीवन भी भाववाचक संज्ञा ही है, लेकिन परिवार है ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार समूहवाचक संज्ञा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए कि अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है सच्चरित्रता में किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। या मैं सच्चरित्र से, या फिर चरित्र से, चरित्रता से, या फिर सच्चरित्र से। बताइए सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो ये बना है किस शब्द से, ये चरित्र शब्द से बना है, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। नेताजी जो है भाषण दे चुके हैं, इसमें नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक, क्या भाववाचक, कि समूहवाचक, कि व्यक्तिवाचक, किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी कोई एक नहीं होते हैं, इसीलिए नेताजी बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए ए वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए अगला प्रश्न की ओर। आइए कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि ये देखिए टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा बताइएगा एक बार। टिकना शब्द का भाववाचक टिकाऊ, कि टिकावट, कि टिकाऊ, कि टिकनाई। टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा टिकाऊ, ये सी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न 10 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वह संज्ञा है। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एक शब्द बताइए जो संज्ञा है। ए में क्रुद्ध, बी में क्रोध, सी में क्रोधी और डी में क्रोधित। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ये देखिए संज्ञा की बात करें तो ये आपका क्रोधित जो होगा ये आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर 11 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए में हिमालय, बी में जीत, सी में गुनी और डी में रोना। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है तो हिमालय जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संज्ञा को अब अच्छे से पढ़ना होगा तो हिंदी व्याकरण का फुल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख सकते हैं उसके पूरे परिभाषा को। और चलिए ये प्रश्न जो है ये 12 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें संज्ञा बताइए। जैसे रेखांकित शब्द यानी देश रत्न जो है इसमें आपको संज्ञा बतानी है कि इसमें से कौन सी संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा। बताइए इसमें से कौन सी संज्ञा हो जाएगा। तो ये इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा ये देश रत्न में, यानी सी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए अगला प्रश्न पर। आइए कि अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए 13 नंबर प्रश्न जो है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें से जातिवाचक संज्ञा बताना है। ए में लड़का, बी में सेना, सी में श्याम, डी में दुख। तो जातिवाचक संज्ञा बताइए। ये 4 ऑप्शन दो आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो जब का लड़का जो होगा यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि लड़का बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए एक नहीं होता है, इसलिए ए वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न पर 14 नंबर प्रश्न है सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना शब्द का क्या होगा भाववाचक। ए में है कि सोना, बी में शयन, सी में शयन और डी में कि शयन। अलग अलग प्रकार का शयन दिया हुआ है तो बताइए इसका जवाब। तो सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा ये बी वाला यानी शयन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी वाला। और लास्ट तक बनाइएगा आपका संज्ञा, सर्वनाम और वचन तीनों आपका क्लियर करा देंगे। और चलिए अगला प्रश्न पर 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। ए में है शत्रुता, बी में वीर, सी में मनुष्य और डी में गुरु। बताइए कि इनमें से भाववाचक संज्ञा किसे है। तो बताइए ये वाला जो होगा शत्रुता होगा। शत्रुता को नहीं देख सकते हैं। कौन कौन है जो शत्रुता को देख सकता है बताइए कमेंट में। कोई नहीं देख सकता है शत्रुता को, कोई देख ही नहीं सकता है, सिर्फ उसको अनुभव। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए में पूजा, बी में भूल, सी में चुनाव और डी में ये सभी। तो ये सभी वाला जो ऑप्शन नंबर डी वाला है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनमें से जातिवाचक संज्ञा की नहीं बात की जाए। ये सब आपका जो है पूजा है ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, भूल भी है और चुनाव भी है, ये सब आपका हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो ये सब जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए आपका ये सभी जो होगा इस कोई में से कोई नहीं है जातिवाचक संज्ञा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है प्रश्न, देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न है आपका ये कितना नंबर, ये 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है। इनमें विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम या प्रात, प्रातिक। तो देखिए प्रात और प्रातिक ये वाला सही नहीं है, ये डी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर जो 18 नंबर प्रश्न है कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। कि पंत जी जो है छायावादी कवियों में वे महान थे, तो रेखांकित शब्द यानी जो पंत जी है यह कौन सी संज्ञा हो जाएगा बताइए। ए में है कि समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न में है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। ए में दृष्टि, बी में प्रश्न, सी में समस्या और डी में की स्थिति। तो जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा अगर होगी तो वो होगी आपका सी वाला आंसर यानी समस्या। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ए में है गंगा, बी में भारत, सी में मुंबई, डी में कि आदमी। तो कौन हो जाएगा तो डी वाला आंसर यानी आदमी जो हो जाएगा ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी डी वाला आंसर जो इसका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है ये देखिए कितना प्रश्न कह रहा है। ये आपका प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न में कि मिठास शब्द है
मिठास शब्द है। मिठास कैसा शब्द है? एम है व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा। बता दीजिए मिठास कैसा संज्ञा है? तो मिठास जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। मिठास को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। अपने जीभ पर रखेंगे तो पता चले हाँ ये चीज़ मीठा है, ये खट्टा है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। गांधी जी कौन सा संज्ञा है यही बताना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, तो इसीलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के कहते हैं और ये कौन सा संज्ञा है? तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक है, कोई जाति का नाम तो नहीं है, इसीलिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि 23 नंबर प्रश्न में महात्म्य शब्द है। महात्म्य कौन सा शब्द है? ए में क्रिया की जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा। महात्म्य जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 24 नंबर की वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या वचन। बता दीजिए कि वस्तुओं के नाम है, अगर बहुत सारे वस्तुओं का नाम, उसको वस्तुओं का नाम को हम कहेंगे संज्ञा। किसी भी वस्तु का नाम हो, ये वाला आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर आइए कि अगला प्रश्न जो है वो 25 नंबर में है कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? जिसे नापना और तौलना इस चीज़ का बोध होगा तो उस शब्द को क्या कहेंगे? एम है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा। तो उसे कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्द में से कौन है जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? ए में सोना, बी में चांदी, सी में तेल और डी में आटा। निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो डी वाला आंसर यानी आटा जो होगा वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मानवता, आदमी या फिर चावल। निम्नलिखित शब्द में से समूहवाचक संज्ञा को बता दीजिए। तो ये सभा है, ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी बहुत सारे लोग होंगे तो ये आपका समूह के अंतर्गत आता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा ये आपका हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है कितना नंबर? 28 नंबर प्रश्न है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से अगर एक ही उसे क्या हो जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ए वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है ये 29 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? इनमें ताजमहल, सुंदरता, शत्रुता या फिर अच्छाई। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका जो ताजमहल है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी ए वाला आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए में पुस्तक, बी में पशु, सी में मकान, डी में कि आगरा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जब का आगरा है ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। इनमें से कौन है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है? वह, सुंदरी, मानव, पटना। तो वह जो होगा ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, ये संज्ञा नहीं होगा, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसका भी हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद वचन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देंगे, यानी 3 आपका जो टॉपिक है तो आपको क्लियर करा ही देंगे आज हम। और देखिए स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? किस संज्ञा का उदाहरण है स्त्रीत्व? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए कि अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न है कितना नंबर? वो प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा? बुढ़ापा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। एन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आपका 34 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है।
हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा या फिर सर्वनाम के द्वारा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण अगर करना है तो कैसे होगा? तो वह संज्ञा के द्वारा होगा, लिंग निर्धारण, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर 35 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी भाववाचक संज्ञा कौन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। बताइए भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यानी मिठाई आपका हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी वाला आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यमुना, गाय, पहाड़ या फिर आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आपका ये यमुना जो हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये वाला आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और आपको लास्ट तक बने रहना है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इन तीनों टॉपिक से, संज्ञा, सर्वनाम और वचन। और देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न आ चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? दुख है, सेना है, लड़का है, श्याम है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब जातिवाचक संज्ञा है तो आपका सी वाला आंसर होगा करेक्ट, यानी लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। देखिए कोई क्वेश्चन है उसमें नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि हम इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी आते हैं जिसमें पूछा जाता है जातिवाचक संज्ञा नहीं है और इसमें पूछा जाता है कौन है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन थोड़ा रहता ही है। और चलिए अगला प्रश्न पर आपका 38 नंबर प्रश्न है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द का क्या कहते हैं? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा, अवयव, विशेषण या विशेष्य क्या कहेंगे? तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब बताइए कि निम्नलिखित शब्द में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौवा या फिर बाजार, समोसा या आगरा। तो आपका आगरा है, या आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए इसमें से है और नहीं से कितना प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। और आपका चलिए 40 नंबर प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4 या 5, 6 या 7। तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब ये 40 ही प्रश्न था, 40 प्रश्न संज्ञा से था, 40 प्रश्न संज्ञा से था। अब चलिए हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम से प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम से प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि कोई में सर्वनाम है, कोई सर्वनाम में कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। कोई में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो कोई में ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कोई निश्चित नहीं है कि कौन, यानी कोई से आपको कोई निश्चित हो रहा है, नहीं पता चला है कि वह किसके बारे में बात की जा रहा है, इसीलिए आपका यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न है जो 2 नंबर, जी पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस पर संज्ञा का अगर स्थान पर कोई और प्रयुक्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी सी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संज्ञा नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, लिंग नहीं होगा, ये बस सी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बता दीजिए। ये भेद वाला प्रश्न है, यह काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भेद जो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। कितने भेद होते हैं? तो आपका जो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। सभी स्टूडेंट को, A to Z स्टूडेंट को कमेंट में बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। और आपको इसके बाद जब खत्म हो जाएगा संज्ञा से सर्वनाम से क्वेश्चन, उसके बाद हम वचन से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वह जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है। 4 नंबर प्रश्न है कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ए वाला आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने, यानी जो बोल रहा है और कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? इनमें प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, अन्य पुरुष की, इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं जो अपने लिए प्रयोग करता है, यानी ये वाला आंसर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है कि
सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी सुनने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं कि मध्यम पुरुष कि अन्य पुरुष कि इनमें से कोई नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न जो है वो 7 नंबर प्रश्न है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा, यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वह कहीं और है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे कौन सा सर्वनाम होगा, इनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो उसे हम कहेंगे अन्य पुरुष, यानी यहाँ पे नहीं है मौजूद है, यानी किसी दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे हम अन्य पुरुष कहेंगे। और चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जिसे निश्चित व्यक्ति भाव या का बोध हो तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक, यानी कोई निश्चित है अगर हम उसे जानते हैं निश्चित है तो उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक। और कोई अनिश्चय जैसे हो गया कि कौन किसी को, तो ये पता है कौन है, किसी को कोई पता नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक, लेकिन इसमें है बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर में है कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, तो जो अगर बोध नहीं हो रहा होता तो निश्चयवाचक, बोध नहीं हो रहा है तो अनिश्चयवाचक, यानी सी वाला आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न जो है ये 10 नंबर प्रश्न में है। 10वां नंबर प्रश्न है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ, जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक सर्वनाम, क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, ये देखिए संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है, यानी डी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अब अगला प्रश्न 11 नंबर में है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक सर्वनाम। अगर प्रश्न किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, यानी सी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कि निजवाचक सर्वनाम कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है उसे हम कहते हैं ये निजवाचक सर्वनाम, क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, यानी बी वाला आंसर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर 13वां प्रश्न में है कि निम्नलिखित में प्रथम पुरुष कौन है, निम्नलिखित में प्रथम पुरुष बता दीजिए, तुम, आप, वह, हम, तो ये आपका हम यानी हमारे बारे में बात हो रहा है, जो पहले वाला होता है वो आपका प्रथम पुरुष होता है, ये इसलिए डी वाला आंसर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में मध्यम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष मैं, हम, तुम, उसकी, तो ये आपका तुम होती है, यानी एक हम बोल रहे हैं, एक तुम है जो सामने बैठी हो, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए सी वाला आंसर यानी तुम होगा वो आपका द्वितीय पुरुष होगा, इसीलिए सी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर में है कि जल्दी हम लोग को देख रहे हैं क्योंकि हमको इसके बाद वचन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है, रिवीजन कर रहे हैं, ये सब पढ़ा दिए हुए हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं इसलिए तेजी से कर रहे हैं। निम्नलिखित में अन्य पुरुष कौन है, निम्नलिखित में अन्य पुरुष मैं, हम, वह, आप, तो इसमें से अगर पूछा जाएगा अन्य पुरुष दूसरे के बारे में तो वह के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए आपका अन्य पुरुष हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम को चुनना है, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कौन, स्वयं, यह, तो आपका यह हो जाएगा, यह निश्चित है कि यह है, इसीलिए डी वाला आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक यानी कोई निश्चित नहीं है, यह, वह, आप, कुछ, तो ये वाला डी वाला यानी कुछ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है, डी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न जो 18 नंबर में है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम को चुनना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, कोई, कौन, स्वयं, यह। निम्नलिखित में से अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो देखिए कौन, यानी कोई पूछ रहा है ना कि वह कौन है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम को चुनना है, निम्नलिखित में से
निजवाचक सर्वनाम कौन है? ए में है कोई, बी में कौन, सी में स्वयं और डी में कि यह। निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, स्वयं आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर में है, निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। निम्नांकित शब्द है उसमें से आपको सर्वनाम है उसको अलग करना है। ए में पर्वत, बी में कुछ, सी में जंगल और डी में प्रभुता। निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग कीजिए। तो आपका सर्वनाम कुछ है, जिसका आपका हो जाएगा बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। अब निम्नांकित शब्द में से सर्वनाम कौन है उसको पहचानना है सर्वनाम को। ए में मनुष्यता, बी में अपना, सी में मिठास और डी में घोंघा। निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को चुना है तो आपका बी वाला आंसर अपना हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम है। बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका सर्वनाम बताना है। ये में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर में है कि जो सोएगा सो खोएगा। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए कि जो सोएगा वह खोएगा। तो इसका सर्वनाम बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, कि निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सर्वनाम? संबंधवाचक। सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए 24 नंबर प्रश्न जो है कि स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए कि स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, कि निजवाचक सर्वनाम, कि संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम पढ़ना होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को सर्च कीजिएगा, सर्वनाम बाय CNJ क्लासेस, आपका आ जाएगा सर्वनाम का पूरा फुल डिटेल। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न जो है ये देखिए, प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में है कि मैं अपने आप चला जाऊँगा। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए कि मैं अपने आप चला जाऊँगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, कि संबंधवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कोई पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए सी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 27 नंबर प्रश्न है कि होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए कि होली मिलन में आप सादर आमंत्रित है, इसको आपको आमंत्रित किया गया है। तो कौन हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, कि निजवाचक सर्वनाम, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है कि मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी वाला आंसर यानी सर्वनाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैं है आपका, मैं, वह, तुम, ये सब आपका सर्वनाम के अंतर्गत आती है। संज्ञा देख लिए, सर्वनाम देख लिए। अब देखते हैं क्या? अब देखते हैं वचन, यानी वचन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। यानी हमने कहा था कि संज्ञा, सर्वनाम और वचन से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम वचन से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देख रहे हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सामग्री का बहुवचन होगा। एक बार लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए एक बार। सामग्री का बहुवचन है, एम है सामग्रिया या फिर सामग्रे या फिर सामग्री। सामग्री का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा आपका ये ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, देखिए आपके यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आपका सामग्री का बहुवचन सामग्रिया हो जाएगा, यानी बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है, ये देखिए कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो ये सब आप लोग सभी जानते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी ये बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वचन के कितने भेद? तो दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर की, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखे। या निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन कौन है? गाय जो है, आप जानते हो कि गाय एक वचन है, बात भी एक ही है, बहन भी एक ही वचन है, लेकिन लताएं जो है, लताएं कहने का मतलब बहुत सारे लताएं, इसीलिए डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से
निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखे। इनमें से एक वचन को चुनना है। पाठकगण, देखिए पाठकगण भी आपका बहुवचन ही हो जाता है। स्त्रीजन भी बहुवचन है। आपका आप लोग भी है बहुत बहुवचन, लेकिन नारी है ये आपका एक वचन है, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न की ओर, कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न है कि नारंगी का बहुवचन क्या होगा। नारंगी का बहुवचन, नारंगिया, नर, नारिया या संतरा। नारंगी का बहुवचन नारंगिया हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न 6 नंबर की, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन को बताइए। कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन कौन हो जाएगा। ए में वह आसमान, चिड़िया, उड़ या उसमें, तो चिड़िया हो जाएगा इसमें बहुवचन। बी वाला आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि आसमान में जो है चिड़िया उड़ रही है। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है ये आपका 7 नंबर प्रश्न है कि शब्द से उसके एक या अनेक, शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध को क्या कहते हैं। शब्द से उसके एक या अनेक होने के, ए में वचन, बी में लिंग, सी में सर्वनाम और डी में संज्ञा। तो उसे हम वचन कहते हैं शब्द में एक या अधिक का बोध होने से, इसीलिए ए वाला जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर प्रश्न है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होगा उसे क्या कहेंगे। एक वचन या फिर बहुवचन कि द्विवचन कि कोई नहीं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे हम कहेंगे, आपका एक से अधिक हो रहा है तो बहुवचन कहेंगे उसे हम। बी वाला आंसर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे कहेंगे। तो अगर एक से अधिक होता है तो बहुवचन ही कहेंगे, एक ही क्वेश्चन है। और चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए। ज़्यादा प्रश्न नहीं है इससे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही रहते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन आपका एक मार्क्स का बहुत ही वैल्यू होता है, इसलिए ये भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से एक वचन कौन है। इनमें से आपको एक वचन पहचानना है। बहु, आप लोग, वस्तुएं, अधिकारी वर्ग। तो देखिए बहु जो है आपका एक वचन हो जाएगा, अधिकारी वर्ग भी बहुत हो जाएगा, वस्तुएं भी बहुत हो जाएगा, आप लोग भी हो जाएगा, इसलिए ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में एक वचन कौन है। निम्नलिखित में से एक वचन कौन है। गाय है कि लता है कि गाय है कि बातें है। तो देखिए गाय बात नहीं होगा, लता जो होगा वो आपका एक वचन होगा। लताएं होता तो आपका बहुवचन, लेकिन ये आपका दिया हुआ है क्या, लता दिया हुआ है, इसलिए आपका हो जाएगा लता। बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर, यानी हमको ए लिख दिए थे, बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। और चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर में है। निम्नांकित में एक वचन कौन है। निम्नांकित में से एक वचन कौन है। बहने, बातें, बहने, लता। तो ये भी लता ही है, इसलिए डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, देखिए बहुत कम प्रश्न है कि निम्नांकित में से बहुवचन कौन है। निम्नांकित में से बहुवचन को चुनना है। लड़का, चोरों, चोरा या घर। बहुवचन पूछा जा रहा है तो देखिए चोरों, यानी चोरों करने से बहुत सारे चोरों का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपका बहुवचन हो जाएगा। और देखिए आगे है 14 नंबर प्रश्न की, निम्नांकित में बहुवचन कौन है। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। तो मुनि, गली, नदी या श्रीमती। देखिए श्रीमती में बहुत सारे श्रीमतियों का बोध हो रहा है, इसीलिए डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। निम्नांकित में से बहुवचन बता दीजिए। वस्तुएं, बहु, अधिकारी या फिर पाठकगण। तो बहुवचन देखिए पाठकगण करने से मतलब बहुत सारे हैं जो पढ़ने वाले पाठकगण हैं, इसलिए डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका वचन से भी प्रश्न करवा दिया, यानी संज्ञा आपका ये समझ लीजिए कि आपका ये आपका संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा आपका सर्वनाम और वचन ये आपका क्लियर हो चुका है, यानी ये सब आपका क्लियर करा दिए। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अगर आप नहीं किए होंगे तो फ्री PDF वाला, और एक बार शेयर भी कर देंगे।